नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है और फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट को ओपन करने का भी निर्देश दे दिया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि के पाठक को कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धन्यवाद जी। वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये मामला कोर्ट कैसे पहुंच गया। देखिए, झटका संबंधी बात तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जरूर कही जा सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण? बिल्कुल। इसमें कहने में चूंकि हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं, इस बात में बिल्कुल कोई दुविधा नहीं है, बिल्कुल स्पष्टता बल्कि है कि गवर्नर राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड है। आर्टिकल 154 में ऑलरेडी लिखा हुआ है और 163 में चीफ मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, तो वो उनको एड एंड एडवाइस करते हैं। लेकिन जो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है उसमें एडवाइस नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी एक्ट आपके यहाँ 1976 है, उसमें सेक्शन 7 सेक्शन 19 में सुप्रीमेसी है गवर्नर की। कई और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो चुका है। यूनिवर्सिटी के केस में चांसलर जो होते हैं वो समूचे के पूरे के हेड हैं और वही हेड हो सकते हैं। और वो इसी केस में वाइस चांसलर को मीटिंग में बुला लेना, प्रोविसी को बुला लेना, रजिस्ट्रार को बुला लेना, और बिना बुलाना है तो भाई आप जाइए गवर्नर थ्रू बुलवा लीजिए, वही मीटिंग करवा लीजिए या जहाँ उनके थ्रू चले जाइए। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट करके करना, क्योंकि दोनों एग्जीक्यूटिव हैं, एसीएस भी एग्जीक्यूटिव हैं और गवर्नर एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, टॉप बॉस हैं। वो एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट के गवर्नर ही माने जाते हैं। बिटवीन द आर्म्स एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैंने पहले भी इस केस में कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसमें कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर को बीच में बढ़ के रिजॉल्व कर देना चाहिए था। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया नहीं करना ही होता, इलेक्शन कारण न किए हों। अब हाई कोर्ट तक जाना इस बात के लिए, दो एग्जीक्यूटिव भी आपस में लड़े और मामला हाई कोर्ट चला जाए, वो तो भला हो कि जो एक महाधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने अपनी जिम्मेवारी जो आर्टिकल 165 के सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है उसकी उन्होंने निर्वाह किया। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नर के एडवोकेट हैं, उन दोनों जो वकीलों को लोग बोलते हैं, वकीलों ने बीच में पंचायती कर दी, एडवाइटर की भूमिका निभा दी। इन्होंने बीच में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण का वास्ता निकाल दिया। एक उनको है कि फाइनेंस हमारा जाता है, तो फाइनेंस का अगर फाइनेंस जाता है तो गवर्नर उसी फाइनेंस के हेड है ना। गवर्नर क्या कहेंगे, फाइनेंस को फिटर अवे कर दो, कोई गवर्नर नहीं चाहेंगे ये चीज़। बैठ के मीटिंग आपस में लड़ने की बात कहाँ उठ रही है कि एसीएस का कन्फ्लिक्ट विद द गवर्नर, हमको समझ में नहीं बात रही कहाँ। दोनों तो सिस्टम के ही पार्ट हैं, दोनों का लॉ एक ही है, दोनों एक ही चीज़ से गवर्नर हो रहे हैं, तो लड़ने कहाँ बात होती है। कहीं न कहीं पर्सनल हुई ऑफेंसेस का मामला हो सकता है, लेकिन लॉ में कहीं कोई दुविधा नहीं। लेकिन दोनों जो महाधिवक्ता महोदय और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बैठ के समझिए कि कल था इनके यहाँ ऑनरेबल जस्टिस अंजनी कुमार शरण के यहाँ मामला टेकअप हुआ, शायद 193 पर था, लेकिन इसको मेंशन करके लाया गया होगा। 10:30 बजे टेकअप हो गया और टेकअप होने के बाद इसमें कहा गया कि ढंग की बातें हैं, सारे शिक्षकों का वेतन बंद है, जो रिटायर कर चुके उनका पेंशन बंद है, कोई काम यूनिवर्सिटी में नहीं हो पा रहा, एग्जामिनेशन शेड्यूल नहीं निकल पा रहा है, सारा ठप है, चूंकि अकाउंट सारे चीज कर दिए गए। और एक नहीं लगभग सारे 9 यूनिवर्सिटी पिटिशनर है। पता नहीं इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी बिहार में है कि वो नहीं पता, लेकिन 9 यूनिवर्सिटी बिहार के पिटिशनर इस केस में है और सब मिलाकर के 43-44 एडवोकेट सब मिला के भाग गए। 43-44 एडवोकेट, समझिए कोर्ट रूम की क्या स्थिति उसमें हुई होगी। अब उसमें मतलब तो ये तो हाई प्रोफाइल मामला हो गया वकील साहब। मामला ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाई प्रोफाइल क्या होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। तो इसमें एडवाइटर की भूमिका में जो एडवोकेट जनरल उन्होंने कहा कि इसमें एक मीटिंग हम लोग करा देते हैं। तो चूंकि उसके पहले जो यूनिवर्सिटी के जो एडवोकेट्स थे वो काफ़ी गुस्से में थे और बोल रहे थे कि साहब हम लोग स्थिति ऐसी हो गई है कि एक आरडीडी और डीओ हमारे ऊपर FIR कर रहा है, कैसे यूनिवर्सिटी चला, हम वाइस चांसलर हैं, हम प्रो वाइस चांसलर हैं और हमारी स्थिति है कि हमारे ऊपर ये FIR तक कर रहे हैं, हमारा अकाउंट सीज कर रहे हैं, हम काम कैसे करें स्थिति।
तो इस बात अभी इसका निर्णय नहीं हुआ। 17 मई को पुनः टेकअप होगा। इसमें यह कहा गया एक गुडविल गेस्चर में न्यूट्रल प्लेस पर, जो ना सचिवालय का जगह हो न गवर्नर हाउस का जगह हो, एक मीटिंग आप करा लीजिए। जो मोरिया होटल डिसाइड हुआ, 6 तारीख डिसाइड हो गया, 6 मई को 6 मई डिसाइड हो गया, उस मीटिंग कर लीजिए 11 बजे से। और वो मीटिंग का जो खर्च होगा मोरिया होटल का, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वहन करेगी। अच्छा, मतलब शिक्षा विभाग वो खर्च उठाएगी, के पाठक वो खर्च उठाएगी? क्योंकि पाठक नहीं, शिक्षा विभाग कर सकते हैं, बिहार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस व्यक्ति को ना हम टारगेट किया जाए, वो पोजीशन को ही टारगेट किया जाए। तो ये कहा गया शिक्षा विभाग खर्च को उठाएगी। और इसको करके मीटिंग जो होगी, तो मीटिंग उन्होंने कहा कि भाई मीटिंग में अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि वाइस चांसलर जब बैठेंगे तो चांसलर के बाद वाइस चांसलर हैं, तो उनके तो अध्यक्षता तो मानेंगे नहीं। तो बोला प्रिजाइड कौन करे। तो उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, चीफ सेक्रेटरी अगर फुर्सत में है तो प्रिजाइड कर देंगे, अध्यक्षता उसकी कर देंगे मीटिंग। अगर मतलब के पाठक अगर फुर्सत से है? नहीं, चीफ सेक्रेटरी, अच्छा, मुख्य सचिव जो R.K. महाजन साहब है, वो अगर वो फुर्सत में है तो जाकर अध्यक्षता उस मीटिंग का करें। लेकिन अगर वो फुर्सत में, चूंकि इलेक्शन भी चल रहा है, अगर वो फुर्सत में नहीं है, व्यस्त हैं, तो कोई भी उस मीटिंग के अध्यक्ष नहीं होंगे। कोई भी उस मीटिंग के अध्यक्ष नहीं होंगे। तब इंटरएक्टिव सेशन होगा, आपस में बातचीत करनी, जैसे बातचीत बैठ के हम लोग करते हैं ना, सोफा बैठ के जब सब आपस बैठ के बातचीत करेंगे। कोई ऐसा नहीं कोई सेंटर से बैठ गए और आप बोलिए फिर जहाँ से मानो तहाँ से कट कर दीजिए, वो नहीं होगा। एक इंटरएक्टिव सेशन होगा। तो उन लोगों ने, जो इन्वेस्टिगेटिव वकीलों ने कहा कि भाई वो सेशन होगा, फिर कहीं न कहीं फिर वो, क्योंकि भाई वाइस चांसलर तो फाइट आउट नहीं कर सकती इन चीज़ों, तो बोला कि वो शिक्षाविद हैं, तो बोला कि इस ढंग से अगर बात कुछ होगी, और कुछ इस ढंग का वातावरण हो गया, कुछ गर्मा गर्मी हो गई, चूँकि झगड़ा कन्फ्लिक्ट का मैटर है, उनका कहना कि हमारा आदेश नहीं माना है, उनका कहना कि आपके आदेश के अंतर हम आते नहीं हैं, तो इस ढंग की बात होगी तो क्या होगा। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी में मीटिंग होगी, वीडियोग्राफी कराइए और इंटरसेशन करा लीजिए। अगर अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते इंटरसेशन करके एक गुडविल गेस्चर में इस बात को सबको सेटल कर लीजिए। सेटल करके बात खत्म हुई। बाय दैट टाइम जो मुख्य कांटा गड़ा हुआ था वो था कि सारे अकाउंट को डिफ्रीज करिए, सब लोगों को वेतन रिटायर, जो पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स है और एग्जाम से, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब तक ये केस की हियरिंग चलती रहेगी, इस बीच में कोई भी कठोर कार्रवाई उनके अगेंस्ट यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है और किसी भी पदाधिकारी के नहीं होगी। यह भी कहा गया यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंस ऑफिसर हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोविसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, वो सारे भी आ गए। और साथ में शिक्षा विभाग के भी SCS के अलावा और जो पोस्ट के पदाधिकारी हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, वो सारे भी आ गए। ये नहीं केवल SCS ही आ गए, बाकी लोग भी आ गए। और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग कर लें और मीटिंग करके इस बात को सेटल करने का प्रयास करें। हम 17 मई को इस मैटर को रख रहे हैं। सेटल हो गया तो सोमवार, नहीं होगा तो कोर्ट तो डिसाइड कर ही देगा। कोर्ट तो कानून पर जाएगा, कोर्ट कानून पर जाएगा, कानून डिसाइड कर, कोर्ट कितना कोर्ट समय लगेगा डिसाइड करने। लेकिन समूचे मिला के मैं यही कहूँगा, ये वातावरण दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मीटिंग मुख्यमंत्री के घर पर भी हो सकती थी और सेटल हो 5 मिनट लगता है उनको सेटल करने, भाई वो तो सबके हेड है, सेटल हो सकता था। ये बातें इतनी बरतनी नहीं चाहिए थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे वकील साहब कि इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब बैठक भी अब हो रही है, आपने बताया कि अध्यक्षता के लिए भी जो है पेशमंजस में स्थिति फंसी हुई थी, लेकिन बैठक की जरूरत क्यों? देखिए, बैठक तो प्रेशर कुकर का काम करेगा। प्रेशर कुकर में से नहीं विजिल होता है कि प्रेशर बहुत हो गया तो निकाल दिया, बैठक उसी का काम करेगा। जब आपने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया, लोगों के वेतन रुक गए, गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिल रहा होगा, जाने आने का खर्चा नहीं चल रहा होगा, अभी मीटिंग में आएंगे किस खर्चे से आएंगे, उस पर भी खर्चे तुमको मिलते हैं आने, प्लस पेमेंट। अच्छा, इनका तो मान लीजिए कार्यरत है, जो रिटायर कर गए 10 साल 5 साल पहले, उनका क्या दोष है? आपने उनका भी रोक दिया पेमेंट, सारे पेमेंट भुगतान रुक गए। ये तो समझिए अगर सुप्रीम कोर्ट ही मामला पहुंच गया तो बहुत बड़ा हंगामा, क्योंकि पेंशन किसी का आप नहीं रोक सकते, और पेंशन आप रिटायर आदमी का रोक दिए हैं और उसका अकाउंट फ्रीज कर दिए, तो पता नहीं कैसे सोशल का स्टेप उठ रहा है। ये मेरे समझ के बाहर की बात। ये बैठक होगी कब, कहाँ होगी, ये तो आपने बता दिया 6 मई को 11 बजे दिन में होगी। ठीक है। अब कितनी देर मीटिंग चलेगी वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 6 मई को यह भी कहा गया गुडविल गेस्चर में पेमेंट शिक्षा विभाग करेगी और उस मीटिंग को सौहार्दपूर्ण करके बात को सेटल करके खत्म करें। ये बात इस ढंग से नहीं हो तो, और दूसरा भी इस भी नहीं हो को ओवर बियरिंग हो जाए, उसके ऊपर प्रीडोमिनेंस हो जाए मीटिंग में, इसके लिए वीडियोग्राफी भी करा दी गई। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बैठक में के पाठक
पहुंचेंगे? वो आदेश तो है इसमें। और अगर के पाठक नहीं पहुंचे तो बाद में कोर्ट जाने की इस बात को नहीं पहुंचेंगे तो समाधान नहीं होगा, और समाधान नहीं होगा तो इनका तो अकाउंट तो डिफ्रीज हो चुका। जी। अकाउंट डिफ्रीज हो गया, बीच में कोई कोर्ट से एक्शन नहीं होगा। यूनिवर्सिटी तो भी मोटा मोटी एक कदम जीत चुकी है। और जो एडवोकेट जनरल है, मतलब कि के पाठक को एक झटका लग चुका है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जीत चुकी है, शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक भी लग गई है। देखिए, व्यक्ति विशेष को राज्य के सामने कुछ नहीं मानते हैं। राज्य महत्वपूर्ण है, स्टेट इज इम्पोर्टेंट। तो व्यक्ति विशेष का झटका कोई मतलब नहीं होता है। झटका व्यक्ति को क्या लगेगा? झटका तो लगा स्टेट को कि सारे परीक्षा का शेड्यूल नहीं निकल रहा है, सारे लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है, सारे यूनिवर्सिटी कार्यकलाप सब ठप हो गए। यूनिवर्सिटी दोनों उसी के सरकार के ही हैं। अब यूनिवर्सिटी के लोग केस कर रहे हैं, सारे यूनिवर्सिटी लाइन में लगे हुए हैं, ऊपर से गवर्नर लगे हुए हैं। क्या स्थिति है? ये तो कहीं न कहीं माने पैरालाइज सिस्टम हो गया, जो कहा पैरालाइज सिस्टम माना जाएगा इसको, कि कहीं सिस्टम पैरालाइज हो गया। इसमें कहीं तरह रिजॉल्व करना चाहिए था। ये सही स्थिति नहीं है। मैंने बार कहा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या लगता है वकील साहब, 17 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, क्या लगता है 17 तारीख को क्या होने जा रहा है? सेटल तो कोर्ट कर ही देगी। सेटल अगर कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट सेटल कर देगी। कोई उपाय नहीं है इसमें, चूंकि आपने देखा कि महाधिवक्ता महोदय और जो सॉलिसिटर जनरल है, दोनों में उन्होंने बड़ा पॉजिटिव और जो एक कंस्ट्रक्टिव वे है वो करके सेटल करने का प्रयास किया है। इसलिए इसमें लड़ने की गुंजाइश कम लग रही है। हमें लगता है कि इसके बाद अब सेटल हो जाना चाहिए। सेटल हो जाना चाहिए। अब कोर्ट को इसके आगे स्टेप उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी तो कोर्ट ने डिफ्रीज कर दिया अकाउंट सारा, और यह भी कहा नो कोर्ट से बीच में आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर इसके बाद भी सेटल नहीं हुआ और आगे भी जरूरत पड़ी तो हमें लगता है कि अब स्थिति और तो कोर्ट तो निर्णय दे ही देगी। अब लगभग निर्णय दे चुकी है लगभग, क्योंकि वो तो बाकी पॉइंट पर कोर्ट अभी गई भी नहीं कि उनको इनको क्या अधिकार है, कौन अल्ट्रा भाग है, क्षेत्राधिकार को कौन अतिक्रमण कर रहे हैं, तो अभी कोर्ट गई ही नहीं। अगर वो मीटिंग हो गई सेटल हो जाती है, सो मच सो गुड। नहीं अगर होता है तो पुनः दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकता है? नहीं, यही सेटल हो जाएगा, क्योंकि कोई अधिवक्ता लड़ने को तैयार नहीं है ना। महाधिवक्ता महोदय ने कंस्ट्रक्टिव वे ले लिया। नहीं हो सकता है कि के पाठक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दे, एक वो भी परिस्थिति बन जाए। बुरी स्थिति होगी, उसमें बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर भी इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नर स्टेट के हेड है। ये कंस्टिट्यूशनल फेल्योर माना जाएगा। ये बुरी स्थिति, गवर्नर से आप नहीं लड़ सकते। गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, उनसे आप लड़ नहीं सकते। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो किसके हक में फैसला, किसको झटका लग सकता है? देखिए, गवर्नर की अपने सही फुटिंग पर है। गवर्नर का फुटिंग तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो स्टेप्स लिए गए थे इसको गवर्नर थ्रू मीटिंग करवाए। मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, तो और तरीके से देखने का तरीका है ना। आज तक चल ही रहा था यूनिवर्सिटी ना, इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड और केयरलेस स्टेप उठाने की क्या जरूरत थी? केयरलेस स्टेप आज तक यूनिवर्सिटी नहीं चल रहा था, क्या चल ही रहा था। तो मतलब अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। हमने आपको बताया है कि के पाठक को बड़ा झटका भी लग गया है, और हमने आपको बताया है कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 तारीख को होनी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया कि के पाठक के लिए पटना हाई कोर्ट से क्या अपडेट आ रही है और क्या कुछ हुआ है, कैसे केस फाइल हुआ है। खुद पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट ने ये बात स्पष्ट कर दी है। तो अब आगे क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुकी है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है के पाठक पर, और अब कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीद और आसार लगाए जा रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट से एक समन जो है वो जारी किया सकता है यहाँ पे के पाठक जी को। तो खैर समय ही बताएगा क्या कुछ होता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद है शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।